मलंगगढ़ राज्य का राजा भैरवनाथ सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने दल बल के साथ राज दरबार लौट रहा था। चलते चलते उसे रात हो गई। राज दरबार अभी भी काफी दूर था। रात के अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए राजा अपने लावा लश्कर के साथ कहीं सुरक्षित स्थान पर रात भर के लिए आराम करना चाह रहा था। पास में ही एक सुंदर पोखरी थी, वहीं उन्होंने डेरा जमाकर सो गए। धीरे धीरे उनके सारे सिपाही भी सो गया। आधी रात को एक काला नाग राजा के सिरहाने अपना फन फैलाए बैठ गया। नाग के फुफकार सुनकर राजा के नींद खुल गया। वे तुरंत छिटककर नाग से कुछ दूर हट गए। राजा ने सिपाही को जगाना ही चाहा कि तभी नाग बोला, घबराओ मत राजा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने बेटे राजकुमार संजीव को मेरे पास भेजना होगा। मुझे उससे कुछ काम कराने हैं। अगर तुम मुझे वचन दो तो मैं तुम सभी को कोई नुकसान नहीं करूंगा, वरना सभी को डस लूंगा। मगर राजकुमार को कोई हानि तो नहीं होगी ना? राजा ने संदेह व्यक्त किया। कोई हानि नहीं होगी, मेरा कहा माना तो। नाग राजा के संदेह को दूर किया। तो ठीक है, मैं अभी कल ही अपने बेटे राजकुमार संजीव को आपके पास भेज दूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं। राजा बोले, फिर ठीक है, याद है राजकुमार को अकेले भेजना है, इस बात को भूलना मत, कहकर नाग वहां से पोखर की तरफ चला गया। सुबह हुई, राजा अपने लावा लश्कर के साथ राजमहल पहुंचे। वहां पहुंचकर तुरंत उसने सभा लगाई और रात वाली घटना को व्यक्त किया। नाना प्रकार के मंथन के बाद उन्होंने अंत में राजकुमार को नाग के पास भेजने का निश्चय कर राजकुमार को दरबार में बुलाया गया। फिर उसे सारा कहानी बताकर नाग के पास प्रस्थान करने का अनुरोध किया। राजकुमार अपने पिता यानी राजा के उलझन को भली भांति समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत राजा से आज्ञा लेकर अपने घोड़े लेकर उस नाग के पास चल दिया। शाम होते होते राजकुमार उस पोखर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले राजकुमार अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर कुछ घास फूस उसे खाने को दिया। फिर उसने आवाज लगाया, कहाँ हो नागराज? देखो, मैं राजकुमार संजीव आपके पास आ गया हूँ, कहो क्या आज्ञा है? कुछ ही पल बीत पाया कि उस सामने से वही काला नाग राजकुमार के सामने प्रकट हो गया और बोला, मैं जानता था राजकुमार तुम जरूर आओगे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप बोलो, हमसे हो सका तो हम जरूर करेंगे। राजकुमार बोला, तुम ही हो जो इस काम को कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम एक वीर और लड़ाकू राजकुमार हो। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ का राजा वीर बहादुर सिंह बहुत ही बुद्धिमान और वीर प्रतापी राजा है। उसके एक सुंदर सुशील कन्या है, नाम है उसका तेजस्विनी। तुम्हें उससे विवाह करके मेरे पास लाना होगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। बहुत कड़े पहरे के साथ वह रहती है और राजा भी बहुत बुद्धिमान है। उन्हें अपने जाल में फंसाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपका यह काम अवश्य करूँगा। राजकुमार संजीव बोला, तो रात में यहीं ठहरने का प्रबंध कर देता हूँ। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। कहकर नागराज राजकुमार के लिए खाने पीने का प्रबंध कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही राजकुमार अपने घोड़े के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते बहुत दूर उसे एक घास काटने वाला आदमी मिलता है। राजकुमार को देखकर वह घास काटने वाला बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार बोला, मैं उत्तर पश्चिम के जमनागढ़ राज्य के राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ। इस पर घसिया बोला, ऐसा है तो हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके शादी में शामिल होना चाहते हैं। राजकुमार ने सोचा, रास्ता लंबा और कठिन है, साथ में यह साथी होने से बात करते करते रास्ता आसानी से कट सकता है। यही सोचकर बोला, ठीक है, अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो फिर चलो। वह घास काटने वाला आदमी राजकुमार के साथ हो लिया। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद एक कुली से मुलाकात हो गया। कुली भी राजकुमार से बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार बोला, हम लोग जमनागढ़ की राजकुमारी से शादी करने जा रहे हैं।
कुली बोला, हमें भी ले चलिए, समय आने पर हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। राजकुमार कुछ सोचकर उसे भी साथ चलने को कह दिया। कुछ दूर और आगे जाने पर राजकुमार को एक समुद्री भारी भरकम इंसान मिला। उसने भी राजकुमार के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। राजकुमार ने यह सोचकर कि दूर दराज अजनबी जगह जा रहा हूँ, क्या पता कब किसका काम पड़ जाए, उसे भी साथ चलने को कह दिया। राजकुमार अकेला निकल पड़ा था, मगर रास्ते में 3-3 साथी और साथ हो गया था। अब ये लोग 4 हो गए थे। उन सभी का अपना अपना विशेषता था। राजकुमार वीर और लड़ाकू था। घास काटने वाला आदमी जल्द से जल्द संसार का सभी घास काटकर बोझा बनाकर अपने ऊपर लादकर आराम से चल सकता था। कुली दुनिया भर के बोझ अपने कंधे पर ढो सकता था, फिर भी उसे कम ही लगता था। समुद्री इंसान एक ही सांस में समुद्र का सारा पानी पी सकता था और समय आने पर उसे बाहर भी निकाल सकता था। चारों एक साथ चले जा रहा था। चलते चलते एक गांव नजर आया। उस गांव में आग लगी थी। पास आकर देखा तो बहुत सारे चूहे आग की लपटों में मर रहा था। यह देख राजकुमार को चूहों पर दया आ गया। तुरंत वह समुद्री इंसान को बोला, अभी जल्द से जल्द इस आग को बुझाओ। समुद्री इंसान को भी राजकुमार के आगे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलते देख वह झट से मुंह खोला और आग के ऊपर पानी का बारिश करने लगा। बहुत जल्द सारे के सारे आग बुझ गए। सभी चूहे अपनी जान बचाने वाले का आभार प्रकट किया और बोला, अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कहकर वहां से फिर चारों आगे बढ़ गया। चलते चलते एक नदी किनारे पहुंच गया। उस नदी में बहुत सारे चींटी पानी में डूब रहा था। चींटी को पानी में डूबता देख राजकुमार को उस चींटी पर दया आ गई। उसने तुरंत उस घास काटने वाले को आदेश दिया, इस सारे चींटी को सकुशल नदी किनारे लाओ। घसिया ने भी राजकुमार के आगे अपना पुरुषार्थ दिखाने का मौका पाकर उसने कुछ ही पल में बहुत सारा घास काटकर नदी में फैला दिया। अब सारे चींटी उस घास के ऊपर चढ़कर अपनी अपनी जान बचाते नदी किनारे आ गया। उसने भी अपनी जान बचाने वाले को धन्यवाद दिया और कहा, किसी समय हमारी कोई जरूरत आ पड़ी तो हमें जरूर याद कीजिएगा, हम सब तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, हम अवश्य याद करेंगे, कहकर फिर सभी वहां से प्रस्थान कर गए। जाते जाते शाम ढल चुकी थी। अब वे लोग जमुनागढ़ पहुंच चुका था। राज दरबार के मुख्य गेट पर जाकर राजकुमार गेट पर तैनात सिपाही से बोला, हम लोग मुसाफिर हैं, दूर दराज के देश से आया हूँ, राजा से विशेष काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। आप लोग राजा को हमारे आने का संदेश भिजवाओ। सिपाही के आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात हुई। फिर एक सिपाही राजा को संदेश देने अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह सिपाही लौट कर आया और बोला, आप लोग हमारे साथ आइए, हम आपको मेहमान खाने में ले चलता हूँ। रात भर आप लोग आराम करें, सुबह सवेरे राजा जी आपसे मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलो मेहमान खाना दिखाओ हमें। सभी मेहमान खाने आकर आराम करने लग जाता है। थोड़ी देर में रसोइया तरह तरह के खाना लेकर आ गया। सभी ने पेट भरकर खाना खाया, फिर सो गया। सुबह सवेरे राजा का दरबार लगा। राजकुमार सहित सभी को ससम्मान दरबार बुलाया गया। एक आसन पर राजकुमार को बैठ जाने के बाद राजा बोले, तो हाँ मुसाफिर, अब तुम बता सकते हो कि तुम लोग किस प्रयोजन से हमसे मिलने आए हो। राजा की बात सुनकर राजकुमार बहुत ही निर्भीक और उत्साह के साथ बोला, राजा जी, मैं आपके सुंदर और सुशील राजकुमारी तेजस्विनी से विवाह करने के उद्देश्य से आया हूँ। आप अपनी कन्या तेजस्वी से मेरी विवाह करा दें। राजकुमार के बेबाक और सीधा साधा बात करने पर राजा सोच में पड़ गया। कुछ तो बात है इस लड़के में, तभी तो इस तरह से निडर होकर बात कर रहा है। आखिर राजा तो राजा होता है। उन्होंने राजकुमार संजीव से कहा, मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तुम्हें हमारे 3 शर्त पूरे करने होंगे।
क्या तुम इसके लिए अपने आप में तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार हूँ, आप हुक्म तो करिए। राजकुमार झट से बोला, तो ठीक है, मेरा पहला शर्त यह है कि एक बोरी में सरसों और तिल एक ही साथ मिले हुए तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें उसे एक दिन में एक दूसरे से अलग करना होगा। दूसरे दिन तुम्हें चलनी में गाय का दूध दूहना होगा, लेकिन उस चलनी से एक भी बूंद दूध का नीचे गिरना नहीं चाहिए। और तीसरे दिन पानी से भरा हुआ एक लोटा लेकर बांस पर चढ़ना होगा। इस दरमियान लोटे का पानी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर यह तीनों शर्त सफलतापूर्वक पूरा करते हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी तेजस्विनी से कर दूंगा, और अगर तुम इसमें सफल नहीं हो सके तो इस तरह के गुस्ताखी करने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बातें सुनकर एक बार तो राजकुमार डर गया, फिर यह सोचकर कि अगर खाली हाथ लौटकर वापस गया भी तो नागराज भी नहीं छोड़ने वाला है। इधर खाई उधर पहाड़, वह हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने राजा से बोला, ठीक है, हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, तो कल तुम्हारी पहली शर्त और परीक्षा आरंभ होगी, तब तक जाकर तैयारी कर सकते। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से उठकर चला गया। सिपाही और दरबारिया आपस में खुसर फुसर करने लगे। हमारे सरकार ने शर्त ही कुछ ऐसी रख दी है कि मरते दम तक यह लड़का पूरा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात आग की तरफ फैल गई। लोगों में इस तरह के कभी पूरा न होने वाली शर्त को देखने की जिज्ञासा होने लगी। राजकुमार मेहमान खाने आकर सोच में पड़ गया। बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन शर्त को पूरा करना उसे असंभव लग रहा था। उसके चेहरे से साफ बेचैनी झलक रही थी। बहुत देर सोचता रहा, फिर एकाएक उसके आंखों में खुशी झलकने लगी। शाम को मस्त होकर खाना खाया और सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे नहा धोकर दरबार में हाजिर होना था। आज उसे पहला शर्त पूरा करना था। ठीक समय पर राजकुमार दरबार पहुंच गया। राजा बोला, आज तुम्हें पहला शर्त पूरा करना है। अभी मेहमान खाने में एक बोरी में सरसों और तिल बराबर बराबर मिले हुए भेज दिया जाएगा, जिसे तुम्हें एक दिन में दोनों को अलग करना है। देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। मैं तैयार हूँ, आप भिजवा दें, मैं आपका आज का शर्त अवश्य पूरा करूँगा। राजा एक बड़े बोरी में एक साथ मिला हुआ सरसों और तिल का बोरी मेहमान खाने में भिजवा दिया। राजकुमार संजीव चिट्ठी का स्मरण किया और कुछ ही क्षण में करोड़ों चिट्ठी का हुल आ गया। राजकुमार चिट्ठी से बोला, इस बोरी के सारे तिल और सरसों को अलग करना है। अभी जल्दी से काम पर लग जाओ। आज्ञा पाकर सारे चिट्ठी काम पर लग गया। देखते ही देखते सारे तिल और सरसों को सारे चिट्ठी मिलकर अलग अलग कर दिया और आज्ञा पाकर चला गया। शाम हुई। राजा अपने कुछ सिपाही को लेकर मेहमान खाना आ पहुंचे। आश्चर्य से राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आंखों के सामने एक तरफ तिल और दूसरे तरफ सरसों दो भागों में अलग अलग रखा पड़ा था। उसने हाँ की स्वीकृति में सिर हिलाया और चला गया। राजकुमार को दूसरे दिन दूसरा शर्त पूरा करना था। आज तो चिट्ठियों को सहयोग से शर्त पूरा कर पाया, कल तो इससे भी बड़ा शर्त को पूरा करना है। कैसे पूरा कर पाऊंगा, यही सोचते सोचते शाम हो गई। खान पीन के बाद सोने गया तो नींद भी नहीं आई। फिर वह कुछ सोचकर चूहे का स्मरण किया। देखते ही देखते लाखों चूहों का एक बहुत बड़ा साहुल सामने प्रकट होकर बोला, कहिए राजकुमार जी, क्या आज्ञा है? तुम सारे मिलकर अभी के अभी यहाँ से राजकुमारी तेजस्विनी के सोने के कमरे तक सुरंग बनाओ, जिससे होकर हम वहाँ तक आराम से पहुँच सके। जैसी आपकी इच्छा, कहकर सभी चूहे काम पर लग गए। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सुरंग तैयार हो गई। सभी चूहे को धन्यवाद कहकर विदा किया और राजकुमार चूहे द्वारा बनाए सुरंग से चलकर राजकुमारी तेजस्विनी के शयन कक्ष में आ गए। राजकुमारी गहरी निद्रा में सो रही थी। कुछ देर तक तो राजकुमार उसकी भोली और खूबसूरत चेहरे को एकटक निहारता रहा और सब कुछ भूल गया। फिर उसकी तंद्रा भंग हुई और राजकुमारी के मांग को सिंदूर से भर दिया। फिर अपने हाथ के उंगली की अंगूठी खोलकर
राजकुमारी की अंगुली में पहना दिया। अंगूठी पहनाते वक्त राजकुमारी की आंखें खुल गई। अपने सामने एक जवान और खूबसूरत लड़के को देखकर आश्चर्य से देखते रह गई। राजकुमारी कुछ बोल पाती उससे पहले राजकुमार बोला, मैं मलंगगढ़ राज्य का राजकुमार संजीव हूँ। मैं आपसे विवाह करने आया था, लेकिन आपके पिताजी मेरे सामने 3 शर्त को रखकर हमें मुसीबत में डाल दिया है। एक शर्त तो मैं पूरा कर चुका हूँ और एक शर्त को कल पूरा करना है। मुझे नहीं पता कि कल उस शर्त को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। यही सोचकर बिना आपके स्वीकृति के लिए आपके मांग को सिंदूर से भर दिया है और अपनी अंगूठी भी पहना दिया है। पता नहीं आप इसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। अब कल जो होगा देखा जाएगा। इस तरह राजकुमार सारी शर्त और उसके पूरा न होने से उसकी मौत भी हो सकती है, सारा हाल राजकुमारी को सुना डाला। राजकुमारी सुंदर और वीर निडर साहसी राजकुमार को अपने पति के रूप में पाकर खुश होते हुए अपने हाथों के अंगुली की अंगूठी उतारकर राजकुमार को पहना दिया और बोली, आप दूध निकालते समय मेरा स्मरण कीजिएगा, आप जरूर शर्त पूरा कर सकेंगे। इसी तरह के बातें करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। सुबह होने वाली थी। राजकुमारी से विदा लेकर राजकुमार फिर उसी सुरंग से होकर अपने ठिकाने पर आ गया। निश्चित समय पर दूध निकालने के समय राजकुमार ने राजकुमारी का स्मरण करते हुए बहुत ही आसानी से चलनी में दूध निकालकर चलनी को भर दिया। यह देखकर राजा समेत सारे प्रजा भी आश्चर्य किया और इस तरह राजा के 3 शर्त में से 2 शर्त राजकुमार ने पूरे कर लिए। तीसरा शर्त का उसे कोई परवाह नहीं था। उसे पक्का विश्वास हो चुका था कि इन दोनों शर्त की तरह तीसरा शर्त भी वह अवश्य पूरा कर लेगा। तीसरे दिन भी एक लोटा में दूध भरकर बाईं हाथ से लोटा पकड़ा और दाईं हाथ से लंबे बांस के पेड़ पर चढ़ने लग गया। चढ़ने से पहले उसने राजकुमारी तेजस्विनी को याद किया। बांस के ऊपर के अंतिम छोर पर पहुंचकर पूर्व दिशा की तरफ देखा। वहां से उसको अपने राज्य का दरबार दिखाई दिया। कुछ सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलकर नीचे जमीन पर गिरा। गिरते आंसू देखकर सभी ने जोर से चिल्लाकर कहा, लड़का यह शर्त पूरा नहीं कर सका। लोटे का दूध छलक कर नीचे गिर पड़ा है। इस पर राजकुमार संजीव जोर लगाकर बोला, लोटे से भरा दूध का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा है। यह तो मेरे आंसू हैं जो आंखों से निकलकर नीचे जा गिरा। मैं मलंगगढ़ का राजकुमार संजीव हूँ। ऊपर से मेरे अपने राज दिखने पर पुरानी बातें याद आ गई, जिससे आंखों से आंसू निकलकर नीचे जमीन पर जा गिरा। राजा ने सही निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ भी बुला रखे थे। उन्होंने बताया कि सच में यह दूध नहीं आंसू ही हैं। फिर राजा ने राजकुमार को गले से लगा लिया। दामाद के रूप में उसे सुंदर, साहसी, वीर और बुद्धिमान इंसान मिल गया था, वह भी मलंगगढ़ का राजकुमार। और क्या चाहिए। राजा तुरंत पंडित को बुलाकर विवाह का दिन निकालने को कहा। पंडित भी 2 दिन बाद विवाह का दिन बहुत ही शुभ है राजा को सुनाया। राजा ने राजकुमार से बोले, हम राजा हैं, 5 मन चावल खाने जितना बाराती आनी चाहिए। यह सुनकर राजकुमार बोले, आप उसकी चिंता न करें, आपका 5 मन चावल से बाराती को भरपूर नहीं होगा। तय समय पर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार संजीव और राजकुमारी तेजस्विनी का विवाह संपन्न हुआ। बाराती के लिए राजकुमार के साथ आए वही घास काटने वाला, कूली और समुद्र का जल एक ही सांस में सुखाने वाला समुद्री इंसान। राजा यह देख बोले, बाराती तो यही 3 है। मैंने तो कहा था कि बाराती इतना हो कि उसे खिलाने के लिए कम से कम 5 मन चावल लगे, और आपने तो बाराती यही 3 लाए हैं। आप 5 मन चावल के खाने की बात कर रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आप इन तीनों का ही पेट भर पाएंगे या नहीं। ये 3 बाराती ही आपके अन्न के भंडार को खाली कर सकते हैं, फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। राजकुमार राजा के सवाल का जवाब देते कहा, बाराती के लिए जितना भी 56 भोग बने थे, सारा का सारा राजकुमार के 3 साथी मिलकर चट कर गया। राजा देखते ही देखते रह गए।
राजा ने दहेज के रूप में ढेर सारा सामान दिया, कपड़े, गहने, जेवर, फर्नीचर, कपड़ा, भाड़ा, बर्तन, सभी कुछ। अब विदाई के वक्त आया। राजा रानी की आंखें आंसू से नम थी, प्रजागण के आंखों में भी आंसू थे। भारी मन से राजा रानी बेटी जमाई को विदा किया। कूली ने सारा का सारा सामान अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा अपने राज की ओर। दूसरे दिन राजकुमार अपने दल बल के साथ उस पोखरी के पास आ पहुंचा। अपने तीनों साथी को सारा सामान के साथ दरबार भेज दिया और नागराज को आवाज लगाया। आवाज लगाने पर नागराज आ पहुंचे। नागराज को देखकर राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमारी से विवाह करके सीधा आपके पास आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने हमारा विवाह राजकुमारी से क्यों करवाया। कृपा करके इन सब का कारण बताने का कष्ट करते तो बड़ी मेहरबानी होती। असमंजस में पड़ा राजकुमार को देखकर नागराज बोले, तुम्हारा राजकुमारी से विवाह होना बहुत बड़ी आने वाली विपदा का अचूक समाधान है। यह आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार आश्चर्य से बोले, मैं समझाता हूँ। कुछ समय बाद इस राज्य पर वीर बहादुर सिंह और कुछ राज्य के राजा के साथ मिलकर इस राज्य पर हमला बोलने वाला था, क्योंकि इस लड़ाई से अनजान और अकेला तो तुम्हारे पिताजी की जबरदस्त हार होना निश्चित था और राज भी हाथ से चला जाता। तुम्हारे पिताजी की मौत भी हो सकती थी। बाद में मिल बांट कर इस राज्य को अपने अपने राज्य में शामिल कर लेता। अब जब तुम्हारा विवाह तेजस्वी से हो गया तो तुम वहां के दामाद हो गए। इसलिए अब वीर बहादुर सिंह ऐसा हरगिज नहीं सोचेगा और किसी दूसरे राज की भी अब हिम्मत नहीं होगी इधर की तरफ नजरें डालने की। वीर बहादुर सिंह की बेटी से विवाह करके तुम एक बहुत बड़े युद्ध के विजेता बन गए हो, जो भविष्य में होना तय था। अब भविष्य में इस राज्य के ऊपर किसी भी तरह के संकट नहीं रहा। अब तुम अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। सुनकर राजकुमार के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी होने वाला था। उसने नागराज को दिल से धन्यवाद किया और श्रद्धापूर्वक तेजस्वी तथा राजकुमार नागराजा को प्रणाम कर अपने राज दरबार की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया अपने इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।